सबसे पहले पूरे देशवासियों को आज नवरात्रों की सबसे बधाई, नवमी की बधाई। और हम उम्मीद करते हैं कि पूरा देश को माँ दुर्गा का आशीर्वाद मिलेगा और देश निरंतर प्रगति करेगा। आज एक बहुत दुखद घटना को इंगित करने के लिए मैं ये कह रहा हूं कि हमारे देश में नवरात्रों के दिन एक ऐसी जगह भी है जहां माता दुर्गा की प्रतिमा खंडित की जाती है, उसे तालाब में फेंका जाता है और खुलेआम धमकी दी जाती है कि अगर कोई प्रतिमा स्थापित करेगा तो उसका गला काट देंगे। और ये होता है कांग्रेस के विधायक इंद्रेश शाह जो हैं छत्तीसगढ़ के, उनके उपस्थिति में, और धमकी देने वाला नेता कांग्रेस का नेता सरजू, और प्रशासन आंख मूंद के सोया रहता है, चुप रहता है। बात इतने पे खत्म नहीं होती है। सनातनी बिरजू टेकाम ने उस प्रतिमा को स्थापित किया और वो पूजा कर रहे थे, उन्होंने लोगों को बुलाया था, तो सरेआम उनकी गोली मार के हत्या कर दी गई आज से 2 दिन पहले, यानी नवरात्रों में। नवरात्रों में देवी की पूजा करने पर आपकी और हमारी हत्या की जा सकती है इस देश में। क्या ये देश इसको स्वीकार करने को तैयार है? हम धार्मिक जुलूस निकालते हैं राजस्थान में, तो हमारे धार्मिक जुलूसों पर पथराव हो जाते हैं। क्या हिंदू आज इसी देश में मार खाने के लिए बचा हुआ है और उसकी पैरोकारी, उसकी रिवर्स पैरोकारी करने के लिए विपक्ष की सरकारें हैं? छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार नहीं है, आज चुनाव आयोग वहां पे देख रहा है। हम चुनाव आयोग से मांग करते हैं कि इमीडिएटली हमारे नेता बिरजू तारम के हत्यारों को पकड़ा जाए और ऐसे ऐसे असामाजिक तत्व जो वहां धमका रहे हैं कि भारत माता की जय बोलोगे तो जान से मार देंगे, जैसा भिलाई में हुआ। एक वर्ग विशेष का अत्याचार हो रहा है, अगर उसको कोई उस पर प्रतिकार कर रहा है तो उसे मार दिया जा रहा है, जैसा बीरनपुर में हो रहा है। राजस्थान में खुलेआम धमकियां दी जा रही हैं, प्रशासन का दुरुपयोग हो रहा है, आंख मूंद के प्रशासन सोया हुआ है। हम चुनाव आयोग से मांग कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे असामाजिक तत्वों को जो समाज में विद्वेष फैलाने की काम कर रहे हैं, उनको तुरंत अविलंब गिरफ्तारी हो और कड़े एक्शन लिए जाए। राज्य सरकारों पर अब छोड़ा नहीं जा सकता है। चुनाव की वेला है, हर चीज में ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। और एक बात इस नवरात्र में मैं आपको बता देता हूं कि हम अपने कार्यकर्ता बिरजू ताराम के साथ खड़े हैं, और इस देश में किसी भी हिंदू के साथ या किसी भी धर्म के व्यक्ति के साथ अपने धर्म की पूजा करने के लिए अगर उसके साथ हिंसा होती है, चाहे वो किसी धर्म का हो, तो भारतीय जनता पार्टी उसका प्रतिकार करेगी। लेकिन यह अद्भुत घटना है कि नवरात्रों के दिन दुर्गा मां की मूर्ति खंडित की जाती है, प्रशासन मौन रहता है, और उस मूर्ति को स्थापित करके जब पूजा की जाती है तो सप्तमी के दिन उसकी हत्या कर दी जाती है। क्या आपने कभी सुना है ऐसा? मैं उम्मीद करता हूं कि इस चीज को एक राजनीतिक विषय ना बनाकर थोड़ा मार्मिक विषय बनाइए और अपने दिल पे लीजिए, क्योंकि कल को अगर आप अपने गांव में जाएंगे या देवी की पूजा करेंगे और आपकी हत्या हो गई तो फिर क्या फायदा? यह अच्छी चीज नहीं है। मैं पुनः चुनाव आयोग से नियोग करूंगा, अनुरोध करूंगा कि कृपया प्रशासन को कड़े ढंग से चुनाव तक संचालित करें, और देशवासियों से यह उम्मीद करता हूं कि ऐसे ऐसे लोगों को पहचानें कि किस तरह से आपके वोटों से इस प्रदेशों में सरकार बनाते हैं और किस तरह की राजनीति कर रहे हैं और देश को किस दिशा में ले जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अजय जी, 2 सवाल हैं, एक मुख्य बयान है और मेरा दूसरा सवाल है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, उन्होंने ट्वीट किया है, उन्होंने कहा कि राजस्थान में ईडी की इतनी रेड्स पड़ रही है, इससे ये पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में चुनाव हार रही है। राजस्थान में ईडी की रेड्स पड़ रही है क्योंकि उनके कर्म ऐसे हैं। ईडी की रेड पड़ रही है तो पैसे पकड़ा जा रहे हैं, तो इसका जवाब क्यों नहीं देते हैं कि पैसे किसके थे जो ईडी को मिल रहे हैं, सीबीआई को मिल रहे हैं? और दूसरी बात, हम इतने बौखलाए हुए हैं तो इसका क्या मतलब है कि आप धार्मिक जुलूसों पर पथराव करवाते रहेंगे और उन अपराधियों को आप छोड़ते रहेंगे? क्या इसी तरह सरकार और प्रशासन चलता है? क्या आप धार्मिक युद्धों को बढ़ावा दें, तुष्टीकरण करें? अशोक गहलोत एक फेल्ड मुख्यमंत्री साबित हो चुके हैं। 5 साल तो पायलट के साथ प्लेन पे प्लेन टकराते रहे, अब फालतू की बात कर रहे हैं। जाने का समय हो रहा है, आराम से इंतजार करें 3 दिसंबर का। दूसरा सवाल था आपका तेजस्वी यादव पे, आपने कहा मुख्यमंत्री, तो आप लोगों ने भी मान ही लिया कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बन गए, उप मुख्यमंत्री तो रहे नहीं। और दूसरी बात, हम 5-0 से आउट होंगे, अपनी चिंता करें। जितने केसेस चल रहे हैं उन पे 34 साल की उम्र में 40 से ऊपर ही इनकी आय हो गई है 3400 करोड़ से ऊपर। जरा उसका आज तक जवाब नहीं दिया कि कहां से पैसा आया। आज तक नौकरी नहीं की,
आज तक कोई व्यवसाय नहीं किया, लेकिन 4-4 कंपनी के मालिक बन गए, फार्म हाउसेस हो गए। कहाँ से आए भाई? समाजवादी लोग हैं। बिहार के सबसे बड़े समाजवादी यही हैं जिनके पास सबसे ज्यादा अमीर है। तो तेजस्वी जरा उस सब का जवाब भी दे दो। देखिए, कांग्रेस पार्टी का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है और उसी के तहत चलते हुए खड़गे जी पे भी उम्र का असर हो रहा है, 80 के ऊपर जा रहा है। एक बार बताइए, जनता सरकार के पास नहीं जाएगी तो कहाँ जाएगी? परिवार के पास जाएगी। कांग्रेस सरकारों में आदत था कि सरकारें परिवार के पास जाती थी, गांधी परिवार के पास। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सरकार जनता के द्वार पे जाती है। ये जन भागीदारी का प्रश्न है। अगर हम अपनी योजना चला रहे हैं तो हमारी योजना घर घर तक पहुंची कि नहीं, हमारी योजनाओं से सब लाभान्वित हुए कि नहीं, ये हमें जानना है, ये हमारा कर्तव्य है। प्रधानमंत्री की घोषणा है कि इस देश में एक गरीब भी नहीं बचेगा। 9 वर्ष के कार्यकाल में 13.5 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है और लक्ष्य यही है कि अगले 5 साल में बाकी बचे 10 करोड़ को भी गरीबी रेखा से निकालेंगे। अगर इस लक्ष्य के साथ भारतीय जनता पार्टी काम करती है तो स्वाभाविक है कांग्रेस पार्टी को दिक्कत होगी, क्योंकि उनके हिसाब से तो जब तक गरीबी रहेगी तब तक कांग्रेस का राज रहेगा, जब तक लोग अनपढ़ रहेंगे तब तक कांग्रेस को लोग वोट देते रहेंगे। इसी प्रणाली से देश चल रहा था। सर, शांति निकेतन के नाम पे भी हमला कर रही है कांग्रेस, बोल रही है वहां से हटा दिया गया है, नरेंद्र मोदी अधिकार लिखा हुआ है। जयराम रमेश जी ने ट्वीट किया है। देखिए, इस देश में जितने व्यर्थ सवाल हैं, जितने व्यर्थ सवाल हैं, वो आप कांग्रेस पार्टी से जाके पूछ सकती है और हर व्यर्थ सवाल का जवाब हम दें, इसकी हमसे उम्मीद मत कीजिए, क्योंकि थोड़ा ग्रे मैटर कांग्रेस पार्टी का कम हो गया हर चीज़। तो नया बात कौन सी है भाई? इंडिया अलायंस में हम तो पहले ही बोलते हैं कि 12-12 प्रधानमंत्री हैं, तो हर कोई अपने अपने प्रदेश में प्रधानमंत्री का बोर्ड लगाता है। बिहार में नीतीश कुमार का लगता है, महाराष्ट्र में शरद पवार का लगता है। अब अखिलेश ने लगा दिया तो उनसे क्या परेशानी है? बनना किसी को नहीं है। छत्तीसगढ़ में नया मुद्दा लेकर आए हैं, दुर्गा पूजा के दौरान मूर्ति खंडित की गई, उसके बाद उसे तय किया गया, क्या पूरा मामला है? देखिए, छत्तीसगढ़ में दुर्गा जी की मूर्ति को खंडित करके उसे तालाब में फेंक दिया गया। हमारे नेता बिरजू नेताम ने उस मूर्ति की वापस प्रतिष्ठा की और पूजा कर रहे थे। परसों सप्तमी के दिन उनकी गोली मार के हत्या कर दी गई और आज तक अपराधी भागे हुए हैं। क्या इस देश में हिंदू होना अपराध है? क्या छत्तीसगढ़ की सरकार और बाकी कांग्रेस सरकार यही समझती है? राजस्थान में हमारे धार्मिक जुलूसों पे हमला हो जाता है तो सरकारें मौन रहती हैं। क्या हिंदू होना अपराध है? नवरात्र में पूजा करना अपराध है? अगर अपराध है तो ठीक है, सारे हिंदुओं को कहीं और बसा देना चाहिए, यही लोग आ जाएं हिंदुस्तान में।